दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आज से हम लोग गद्य साहित्य का लेक्चर वीडियो प्राप्त करेंगे और कुछ लेक्चर वीडियो से गद्य साहित्य को कंप्लीट कराने के बाद फिर गद्य साहित्य से संबंधित आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ से कराया जाएगा। यानी बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग चलेंगे ताकि सफलता हर हालत में ले ही लेना है। इसी दृष्टिकोण को रख करके मैं कुछ गूढ़ प्रश्नों को लेकर के आपके सामने आया हूं और आप यहां से देखेंगे कि बहुत ही शानदार शानदार प्रश्नों का वास्ता यहां से मिलेगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न चूंकि बदल चुका है। इसलिए अब उसी बदले हुए पैटर्न के आधार पर हम लोग को तैयारी करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा भी हम लोग चूक किए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो है कि बदले हुए पैटर्न के आधार पर गूढ़ प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं। वीडियो बहुत छोटा है, अंत तक देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं केवल खोखला दावा नहीं है। ये आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन आपको यहाँ से मिल रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि जो मेरे नए साथी हैं, नए मित्र हैं, उनसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक बार इस चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में टीजीटी पीजीटी लेवल का बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें दो प्लेलिस्ट आप जरूर देख लीजिएगा। एक जीआईसी एलटी ग्रेड का प्लेलिस्ट अलग है और टीजीटी पीजीटी का प्लेलिस्ट अलग है। इन दोनों में बहुत सारा वीडियोज हैं, लेक्चर वीडियोज हैं, प्रैक्टिस सेट है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी है। 30-40 प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ मिलेगा, तो आप एक बार अवश्य देख लीजिएगा। जो नए हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, पुराने साथी तो मेरे जानते ही हैं और बहुत सारे वीडियो अच्छा उस पर मतलब सफलता भी ले चुके हैं और बहुत शानदार उनका एक तरह से परफॉर्मेंस भी रहा है। ठीक है ना? तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बस इतना निवेदन है कि इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मेरे पुराने मित्र हैं वे लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए, अगर गद्य साहित्य के विकास की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है, कुवलय माला। कुवलय माला जो है यह किसकी रचना है? तो अद्योतन सूर्य की है तो जानते हैं, लेकिन कब की है ये जानना जरूरी है। 778 ईस्वी के है ये ध्यान रखेंगे। आइए राउरवेल के बारे में हम लोग कुछ डिटेल जान लेते हैं। राउरवेल जो है कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। और गद्य पद्य मिश्रित प्रथम चंपू काव्य की, यानी प्रथम चंपू काव्य की बात अगर हम करते हैं तो राउरवेल ही आप करेंगे, क्योंकि यहीं से ये चंपू काव्य की शुरुआत मानी जाती है। राउरवेल की जो रचना की बात, इसका रचना काल की जो बात, इसका रचना काल क्या है? तो 10वीं से 11वीं शताब्दी इसका रचना काल माना जाता है। और ये कैसी रचना है? तो एक शिलांकित रचना है। इसमें नख सिख वर्णन की परंपरा की शुरुआत की गई है। अर्थात नख सिख वर्णन की परंपरा किस ग्रंथ से की गई है? तो अभी राउरवेल से ही की गई है, ये ध्यान देंगे। इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी सबसे प्रधान है, यानी राजस्थानी भाषा का प्रयोग इसमें सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन 7 बोलियों के शब्द इसमें मिलते हैं राउरवेल में। इसके बाद जो दूसरा जो रचना है आदिकाल का, वह उक्त व्यक्ति प्रकरण है। और उक्त व्यक्ति प्रकरण की बात अगर हम करें तो यह गद्य का, हिंदी गद्य का ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यह 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी, 12वीं सदी में। और कौन किए थे? तो पंडित दामोदर शर्मा किए थे, जो कि महाराज गोविंद चंद्र के क्या थे? सभा पंडित थे। तो इसलिए जो है कि गद्य ग्रंथ होने के कारण उक्त व्यक्ति प्रकरण को प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। और एक और शानदार प्रश्न, यह एक व्याकरण ग्रंथ है, इसको ध्यान रखेंगे। यह कैसा ग्रंथ है? यह एक व्याकरण ग्रंथ है। अब देखिए, राउरवेल चंपू काव्य है और यह एक व्याकरण ग्रंथ है, इसको ध्यान रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है। इस प्रश्नों से मुकाबला अवश्य होगा आपकी परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर जो है यह ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, जो मैथिल कवि हैं, जो मिथिला के कवि रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ से बहुत शानदार प्रश्न ये बनेगा कि वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। मैथिली हिंदी की प्रथम गद्य रचना ये मानी जाती है। इसका ढांचा जो है क्या है? विश्वकोशात्मक है। मतलब जिस तरह से एक डिक्शनरी होता है ना, डिक्शनरी बुक, तो इस तरह से ये विश्वकोशात्मक जो है इसका एक ढांचा है। और हिंदी
गद्य में राजस्थानी हिंदी गद्य में राजस्थानी गद्य का सबसे प्राचीन माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर प्राचीन गद्य की बात किया जाए तो उसमें राजस्थानी गद्य से ही शुरुआत माना जा सकता है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात यह 1400 विक्रमी में माना है। कब माना है? 1400 विक्रमी में माना है। ठीक है। और आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो नागपंथी योगियों ने किया है। और कब किया है? तो संवत 1400 के आसपास किया है। तो आप यहां से देख रहे हैं कि अभी एक ही पेज में आपको बहुत शानदार प्रश्नों का मुकाबला हुआ और बहुत शानदार शानदार प्रश्न आपको मिल रहे हैं। इसलिए आगे भी निरंतर आप बने रहिए, इसी तरह के प्रश्नों का श्रृंखला आपको मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बस एक निवेदन है, केवल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे पुराने साथी हैं, लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आइए आगे देखा जाए। वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ जो है कि ब्रज भाषा में जो इनकी 3 गद्य रचनाएं मिलती हैं। एक तो ज़्यादा चर्चित तो सब लोग जानते ही हैं, श्रृंगार रसमंडन। एक यमुनाष्टक और नवरत्न टीका, इसको भी ध्यान दे दीजिए, क्योंकि अब जो बहुत ज़्यादा चर्चित प्रश्न नहीं है उस प्रश्नों को उठाया जा रहा है। ठीक है ना। और उन रचनाओं को उठाया जा रहा है, इसलिए इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। हालांकि ये सब इसका जिक्र बहुत कम आता है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गोकुलनाथ की जो 2 रचनाएं, और ये चूंकि विट्ठलनाथ के पुत्र रहे अब जानते हैं, ठीक है ना। तो गोकुलनाथ की दो रचनाएं हैं, 84वें श्रवण की वार्ता और 200वें श्रवण की वार्ता, जो ब्रजभाषा गद्य में ही मिलती हैं। नाभादास की जो रचना है अष्टयाम, काफी चर्चित, आप सब जानते हैं। यह जो है कि संवत 1660 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। इसमें भगवान श्री राम के दिनचर्या का वर्णन किया गया और ये किस भाषा में? तो ब्रजभाषा में लिखा गया है। आगे देखिए, एक रचना आती है अगहन महात्म्य और एक आती है वैशाख महात्म्य। तो अगहन महात्म्य वैशाख महात्म्य की रचना भी गद्य ब्रजभाषा गद्य में हुआ है। किसने किया है? तो बैकुंठ मणि शुक्ल ने किया है। कब किया है? तो संवत 1680 में किया है। और यह जो है राजा यशवंत सिंह के, महाराज यशवंत सिंह के आश्रित कवि रहे हैं ये। ठीक है ना। बैताल पचीसी नामक एक पुस्तक मिलती है। तो बैताल पचीसी नामक पुस्तक के रचयिता जो है सूरत मिश्र हैं। और ये कब किए थे? सन 1667 ईस्वी में इसकी रचना किए थे। कब किए थे? 1667 में, इसको ध्यान रखेंगे। और अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य की रचना 1680 में हुई थी। सन भी आप याद करते चलें, बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब बैताल पचीसी की खड़ी बोली में, खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद किसने किया? तो नाम तो आता है लल्लू लाल का, लेकिन लल्लू लाल अकेले नहीं किए थे, मजहर अली के साथ मिल करके किए थे। और ये कब किए थे? 1801 ईस्वी में किए थे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि एक रचना है आईने अकबरी की भाषा वचनिका। आईने अकबरी की भाषा वचनिका एक बड़ी पुस्तक है ये। ठीक है ना। इसकी रचना हीरालाल ने किया है, इसको हीरालाल ने लिखा है। और ये कब लिखा है? सन 1795 ईस्वी में ये किया। कब किया है? 1795 में किया है। आईने अकबरी की भाषा वचनिका, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। आइए लल्लू लाल की कुछ और रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। एक इनकी रचना है राजनीति, जो 1802 ईस्वी में किया गया था। और माधव विलास की रचना जो है 1817 में किया गया था। और ये दोनों ब्रज भाषा में है और गद्य पद्य मिश्रित ये रचना है। ये दोनों रचना है, राजनीति और माधव विलास जो है कि गद्य पद्य मिश्रित रचना है। ठीक है ना। अब माधव विलास का जो है स्वरूप कैसा है, इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? तो माधव विलास में सामाजिक जीवन के स्वरूप का चित्रण किया गया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि माधव विलास की पृष्ठभूमि क्या है, या माधव विलास में किस चीज का चित्रण किया गया, किसका चित्रण या किसका वर्णन किया गया है, ऐसे प्रश्न बन सकता है। एक और रचना है सोमवंशन की वंशावली। सोमवंशन की वंशावली, इसकी रचना किया है माणिक लाल ओझा ने। और कब किया है?
1828 ईस्वी में किया है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डालूंगा। और एक चीज़ और, हाँ, हम बता दें कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर रोज लगभग 10 प्रश्न, बहुत शानदार शानदार गूढ़ प्रश्न का क्विज मैं देता हूं। आप उस क्विज में भाग लेकर के अपना स्कोर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए इसी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के माध्यम से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से बहुत शानदार शानदार प्रश्नों का आपका मुकाबला होगा। वहां से क्विज भी आप देख सकते हैं, क्विज कर सकते हैं, उसका क्विज कंपटीशन भाग ले सकते हैं। और वहां से एक एक कवियों का डिटेल में अपलोड कर रहा हूं, एक एक कवियों का डिटेल, यानी कि उसका कृतित्व, उसका व्यक्तित्व और कौन कौन सी रचना है, अलग अलग पूरा छांट करके मैं वहां अपलोड कर दिया हूं। तो आप वहां जाकर के टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर दक्षिणी हिंदी की बात किया जाए तो दक्षिणी हिंदी की जो प्रथम ये गद्य लेखक कौन माने जाते हैं, तो ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज को माना जाता है। किसको? ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज को माना जाता है दक्षिणी हिंदी का प्रथम गद्य लेखक। और इनकी जो रचना है मेराजुल आशिकीन, ख्वाजा बंदा गेसुदराज की जो प्रसिद्ध रचना है क्या है? मेराजुल आशिकीन है। यह दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक भी मानी जाती है। अगर दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक की बात अगर किया जाए तो अभी आप यही करेंगे। अच्छा, मिराजुल आशिकीन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। ध्यान रखेंगे तो इसका ये प्रश्न बन सकता है कि मिराजुल आशिकीन में किस धर्म का उपदेश दिया गया है, तो सूफी धर्म का। एक और रचना आता है मुल्ला वजही का, तो कुतुब मुस्तरी एक रचना है जो कि मुल्ला वजही का है। यह गूढ़ प्रश्न है इसलिए मैं यहां दे रहा हूं, पूछा जा सकता है। तो मुल्ला वजही की रचना है, आप इसको कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से आप धीरे 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 यहाँ से हर एक छोटा छोटा वीडियो में ला करके बहुत शानदार प्रश्नों को तैयार करवा दूंगा। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दूंगा, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब तक आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।